10 सालों में हम लोगों ने देखा है इनका ओरिजिनल रूप, और 15वें साल में आएंगे तो 2025 में आरएसएस का पूरा जो है पूरा 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, मनु राष्ट्र होगा। सबसे ज़्यादा उसमें कुटाई जो है ना दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की होने वाली है। इसलिए अपने हक हकूक़, आने वाली पीढ़ी का भविष्य, उसकी सुरक्षा, मान स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं, उनके अधिकार को बचाना चाहते हैं। तो जितने साथी सुन रहे हैं इसको ध्यान से सुने और घर में शपथ लें कि जितने रिश्तेदार हो, नाते हो, कोई भी हो, अगर आता है चुनाव में तो उसको हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए उसको हराने का काम हम लोग करेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसका पहला ही शब्द है हम भारत के लोग, और वो जानते थे, उन्होंने लिखा है किसी संविधान का इस्तेमाल करके कोई न कोई तानाशाह देश के हुकूमत में बैठ जाएगा। वही हुआ, इसलिए उन्होंने हम भारत के लोग इसलिए लिखा था कि ऐसे जब आएंगे तानाशाह आपके यहाँ पर, आपके पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करेंगे, तो हम भारत के लोग अपने अपने वोट का इस्तेमाल करो और इसके खिलाफ प्रचार करो। अब मशीन और डब्बा का जो हेरा फेरी है उसका तो मुखालफत चलते रहेगा, लेकिन इतना बल्क में वोट करो एक जगह, उसके खिलाफ जो भी जीतने वाला कैंडिडेट हो, इतना ज़्यादा वोट करो कि उसका डब्बा भी फेल हो जाए। 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? नहीं मिली। 15 लाख मिले क्या? नहीं मिले। महिला सुरक्षित हुई क्या? नहीं सुरक्षित हुई। डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? नहीं हुए। किसान खुशहाल हुए क्या? नहीं हुए। किसानों की आमदनी दुगुनी हुई क्या? नहीं हुई। उल्टे किसानों पर पैलेट गन से गोलियां चलाई जा रही हैं और कील ठोके जा रहे हैं। तो आज शहीदी दिवस के अवसर पर हम लोगों ने शपथ लिया है और शपथ दिलाया है। कई कार्यक्रम में था कि जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी देश में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी मोड में जा चुका है। और एक बात याद दिला दूं कि 2012 में अमित शाह तड़ीपार थे और उन्होंने चुनाव आयोग से उन्होंने परमिशन मांगी थी कि हमको जो है चुनाव लड़ने के लिए जाने की अनुमति दिया जाए गुजरात। वो जाके चुनाव वहाँ लड़े, इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय चुनाव आयोग जो है ना पूरा पावर सीज कर लेता है हर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का। डीजी बदल सकता है, सेक्रेटरी बदल सकता है। सवाल यह है कि उनकी नज़र ईडी पे क्यों नहीं पड़ रही और सीबीआई पे क्यों नहीं पड़ रही, उनके अधिकारी क्यों नहीं बदले जा रहे हैं। तो मिला जुला के पूरी चुनावी प्रक्रिया को हैक कर लिया गया है। और इसलिए इस अवसर पे हम लोगों ने, छात्रों ने, शिक्षकों ने, प्रोफेशनल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब लोगों ने शपथ लिया है कि अपने बीजेपी या उनके सहयोगियों की ओर से, उनके अपने पिताजी भी खड़े हों, नाते रिश्तेदार खड़े हों, मामा फूफा खड़े हों, चाहे जात के लोग खड़े हों, धर्म के लोग खड़े हों, उनके झांसे में न आइएगा। नेता तो माला माल हो जाएगा। नेता का क्या है, नेता तो माला माल हो जाएगा, उसको मंत्री बनना है, एमएलए एमपी बनना है, लेकिन आप लोग की जो है ना हकमारी हो जाएगी, आपकी कुटाई हो जाएगी। इसलिए कि कोई भी जात, धर्म, नाते, रिश्तेदार, परिवार कोई भी अगर हो, भाजपा से और एनडीए अलायंस से उसको हराने का काम करें, अपना पैसा खर्च करके प्रचार करें और ऐसे लोगों को हरवाएं, क्योंकि ये सरकार सारी सार्वजनिक संस्थाएं या तो बेच रही है और नहीं तो सभी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि आरएसएस ने इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया है, और जो उनके साथ हैं वो सर्फ में धुल जाते हैं। वॉशिंग जो है वो भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। उनका मशीन भी उनका है, वॉशिंग पाउडर भी उनका है। और जो उनसे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, नेता की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो एकेडमिशियन हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। और नेताओं का जो हाल हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं। पहले हेमंत सोरेन गए और अब जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। और जिस तरीके से चुनाव के दरमियान, सुना है प्रधानमंत्री जी भूटान भी गए हैं, उस पर बोलेंगे हमारे साथी प्रबल जी, कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान किसी आम आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो रही है। और ये भी पता लगाना जरूरी है कि भाई जो मुखबिर था वहाँ पे, अप्रूवर था, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना पैसा दिया है, सब लोग जान गए हैं कि उन्होंने पैसे दिए हैं। तो ये पूरे मनमानी तानाशाही पे आ गई है। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के सामने ही हम लोग शपथ ले रहे हैं कि हमारे घर का, हमारा पिताजी तो मेरे हैं नहीं, लेकिन भाई भी बीजेपी से लड़ेगा तो उसके खिलाफ कैंपेन करने मैं जाऊंगा। आज शहीदी दिवस है और ये दिन हमें सिर्फ शहादत को याद करने का दिन नहीं है, जोश और जुनून के साथ आरएसएस और भाजपा की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का शपथ का दिन भी हम लोगों ने मनाया है आज। कि शपथ दिलाया है लोगों को, और आप लोगों के माध्यम से जितने साथी सुन रहे हैं,
उनको ये शपथ लेना है कि 10 साल में अगर बीजेपी सरकार ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, ओबीसी तमाम ऐसे लोग या जो और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हित में कोई काम हुआ है तो पहले 10 साल को आप याद करिए। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही पावन दिन है, जिस दिन मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जी को और साथ में राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। और फांसी दिया जाना था 24 तारीख को, लेकिन भारत के आवाम से इतनी डरी हुई थी अंग्रेज़ सरकार कि 11 घंटे पहले उनको फांसी दी गई। आज जो हम लोग अनेक संगठन यहाँ हैं और विद्यार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, सभी लोग आज उपवास पे थे। और उपवास का महत्व इसलिए है कि ये मुद्दा उठाना था देश के सामने कि जो डब्बे से और वो जो मशीन से वोटिंग होती है उसमें दिक्कत है और उसको हटाकर बैलेट से वोटिंग कराई जाए। दूसरी इशू जो बड़ा इशू था कि देश में रोज़गार की बात चलनी चाहिए। तीसरा है कि सोनम वांगचुक आज लगभग 18वें दिन अपने आमरण अनशन पे हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान जाए। पांचवी और बड़ी बात है कि जो हसदेव जंगल है उसको लगातार काटा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ यह भी है कि जो हमारे देश के किसान हैं उन पर सरकार एक दुश्मन देश के नागरिकों की भांति गोलियां बरसा रहे हैं और उन पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों से व्यथित होकर अनेक लोग, अनेक संगठन, चाहे वो किसान के हों, छात्र के हों, चाहे वो वकील हों और प्रोफेसर्स हों, वो सभी आज दिन भर का अनशन रखे, भूख हड़ताल किए थे। और सरकार को ये बताने का प्रयास किया गया है कि इस स्थिति में सरकार गौर करे और हमारी मांगों को पूरा करे। भगत सिंह ने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा वो चीज़ जो आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसको समाप्त हो जाना चाहिए। तो भगत सिंह ने आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले उन्होंने ये विचार रखा था। उन्हें पता था कि कोई भारत के अंदर एक तानाशाह आएगा और ये विचार पर कुछ सिरफिरे लोग चलेंगे और मुझे लगता है कि वो सिरफिरों की तादाद में हम लोग हैं और हम लोग इस विचारधारा को समाप्त करने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ तक सवाल है वर्तमान समय में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मुझे लगता है कि वह इलेक्शन कमिश्नर एक स्वायत्त संस्था थी, मुझे लगता है कि वह अब स्वायत्त नहीं रहे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भूटान गए, तो मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि भूटान वो किसके परमिशन से गए। जब चुनाव के वक्त, जब आम चुनाव हो रहा है देश के अंदर, तो उनको किसने परमिट किया भूटान जाने के लिए? और भूटान ही नहीं गए वो, भूटान जाने के बाद मैं भी ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा था, लगातार हर दूसरी खबर जो है वह नरेंद्र मोदी की है। तो अब वर्तमान समय वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस समय देश के। वह किस तरीके से कार्यवाहक प्रधान मिनिस्टर होने के नाते वो किस तरीके से देश के वर्तमान समय में बायलैटरल रिलेशनशिप में जाकर वह भूटान में जाकर समझौते कर रहे हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ईडी पर सीबीआई के छापे, अभी ईडी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया और आज सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के घर पर रेड डाली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसके परमिशन से ईडी की रेड और सीबीआई की रेड पड़ रही है? ईडी किस आधार पर जाकर, किसके परमिशन से? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा? क्योंकि जब सरकार नाम की चीज़ नहीं है तो इसका अर्थ है अगर सरकार नाम की चीज़ नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर ऑफिस यानी गृह मंत्रालय के इशारे पर कैसे ये कार्रवाई मात्र विपक्षी दलों के ऊपर हो रहा है? तो जो पहले भी मैंने आरोप लगाया था वो आरोप फिर से मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मैं उस पर स्टैंड हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो संघी है। वो पूर्ण रूप से संघ के प्रचारक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में और मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये मेरा आरोप है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि वर्तमान समय में जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाई गई, अग्निपथ योजना किसके कहने पर, किसके इशारे पर लाई गई? मेरा आरोप है अग्निपथ योजना जिस दिन लाई गई उस दिन 1.5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना था और उसमें SC ST OBC थे। उसी दिन उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी वर्तमान की नरेंद्र मोदी की सरकार SC ST OBC के खिलाफ है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़,
4 साल के लिए कौन सा नौजवान अपनी जान देने जाएगा जब उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है? इससे फ़ायदा चाइना को और नुकसान भारत को होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत की सेना आधी हो जाएगी और कुछ वर्षों में मुझे लगता है पूर्वोत्तर भारत, जिसमें हमारा आसाम है, अरुणाचल है, सिक्किम है, और उस पर जो है चीन का कब्जा। क्या नरेंद्र मोदी चाइना के इशारे पर उन्होंने अग्निपथ योजना लाई? दूसरा आरोप मेरा ये है। इसीलिए हम सब लोग, जो लोग हैं, किसानों के एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, किसानों के ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है, उनके ऊपर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जैसे भी कहीं सेना मतलब सीमा पर कोई लड़ाई हो रही हो, किसी विरोधी राष्ट्र से, किसी दुश्मन राष्ट्र से हो रही है। तो मैं आरोप लगाता हूं नरेंद्र मोदी कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। इसलिए किसानों के मुद्दों को लेकर, एमएसपी गारंटी के मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर हम आग्रह करना चाहेंगे CST, OBC और किसानों से, मजदूरों से, कि आप सब लोग, और महिलाओं से, खासकर मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण हुआ, महिलाओं को नग्न करके परेड कराई गई और हाथरस में दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसको न्याय नहीं मिला, मैं आपके माध्यम से SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और महिला और मजदूरों और किसानों से आग्रह करना चाहिए, युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि भाजपा भगाओ, भाजपा हराओ, देश बचाओ। धन्यवाद। जो लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से करी जा रही है, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उसमें इलेक्शन कमीशन को उसकी अलग व्याख्या करी गई थी, इसको आज़ाद रखा गया था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन जो सरकार के दबाव में चल रहा है, वो आज एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहा जाए दिल्ली के अंदर, क्या उसमें इलेक्शन कमीशन का हाथ था? इलेक्शन कमीशन ने कोई परमिशन दी थी ED को या CBI को या किसी और संस्था को? जब जैसे मोहित मोत्रा पे उनको जो है वहाँ पे जाकर छापा डाला जा रहा है, क्या वो इलेक्शन कमीशन के आदेश से डाला जा रहा है? साथियों, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन जो सरकार के इशारे पर चल रहा है, आगे जो अभी जो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो हमारे वहाँ पे अपने फार्म पर्चा जो दाखिल करेंगे, मुझे तो अभी संदेह है कि उनके पर्चा जो है ये कैंसिल भी कराएंगे। तो मैं उनको एक आगाह कर रहा हूँ कि अपने जो पर्चा हैं वो एक तो कई उसमें डालें, 2-2, 3-3 करके कम से कम, जो पर्चा को ये खारिज ना कर पाएँ, और बहुत ध्यान से इस बात को जो देखें इस चीज़ के लिए। और ज़्यादा मैं बहुत नहीं कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से हो रही है उसको बचाने के लिए जितना भी प्रयास हमारे बहुजन साथी हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और OBC हैं, वो इस पर ज़रूर ध्यान दें। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम सभी को। मेरा नाम शिवम यादव है और मैं दुंग विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ आपके समय उपस्थित हुआ हूँ कि हम सभी देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक, आप सभी ने ये नाम सुना होगा, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 21 दिन के लिए। आपको पता है कि वो क्यों बैठे हैं? जितनी भी मीडिया हमारी है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो इनकी खबर नहीं दिखा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर वो इसकी खबर दिखाएंगे तो उन्हें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है। 2015 में आप सभी ने देखा होगा कि जो बीजेपी की जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने साफ नहीं कहा था कि हम 6th शेड्यूल में जो लद्दाख है उसको डालेंगे। अभी क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है वो पहले एक स्टेट था, अब उसको 2 यूटी में उसको चेंज कर दिया गया है, और जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल में नहीं डाला जा रहा है। 6th शेड्यूल का मतलब ये है कि जितने भी वहाँ पे इन्वायरमेंट है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, वो उस स्टेट होल्ड कर सकता है। बट अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पता है कि जैसे 370 हटा दिया गया है, 370 पूरा नहीं हटाया जम्मू कश्मीर में, उसको बस उसका एक भाग हटाया गया है ताकि जो अडानी है वो वहाँ पे ज़मीन खरीद सकें। और इसका मतलब ये था कि पहले लोग ज़मीन वहाँ नहीं खरीद सकते थे, अब वहाँ पे खरीद सकते हैं। तो अडानी ग्रुप ने वहाँ पे ज़मीन खरीदी है और वहाँ पे हमको क्या मिला है? लिथियम मिला है। वो कहाँ यूज होता है? हमको पता है कि वो होता है बैटरी में यूज होता है ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल सकें। तो उसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? अडानी ग्रुप का। और जो 6th शेड्यूल है उसमें गवर्नमेंट लद्दाख को नहीं डाल रही है, और इसलिए जो सोनम वांगचुक हैं वो 21 दिन की हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। उनकी 4 मांगे हैं कि हमको 6th शेड्यूल में डाला जाए, दूसरी है कि हमको स्टेट होल्डर का दर्जा मिले, उनकी तीसरी डिमांड ये है कि अभी तक वहाँ पे सिर्फ एक ही MP अलॉट हुआ है। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे 2 MP बैठें, 2 हमारे सांसद बैठें, और उनकी ये भी मांग है कि गवर्नमेंट वहाँ पे
पब्लिक सर्विस कमीशन भी अलॉट करे। उनकी तबीयत का क्या हाल है, बताओ। उनकी तबीयत आप सबको पता ही होगा, आप सब उन्हें देखते होंगे कि वी द पीपल जो कहते हैं कि हाँ आप जो पूरे विश्व को कहते हैं कि आप हमें देख रहे हैं कि हम कैसे जूझ रहे हैं, तो आप मेरा यही कहना है उनसे।